नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा गला भी कुछ ठीक नहीं था और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ना तो कोई कहानी और ना ही कुछ लेकर आ पा रही हूँ अपने चैनल पर, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल से लगता है और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे काफ़ी दूर होने लगी हूँ। इसका मुझे बहुत ही खेद है और मुझे दुख होता है कि मैं उनसे जो है अपना कनेक्शन जो है इतने टाइम से मैंने बना रखा है वो काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए पूर्ति वैभव खरे जी की कहानी सबकी रसोई लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कई लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप जिनकी कहानी सुना रहे हैं कम से कम उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं जिनकी कहानी सुनाऊँ अगर मुझे उनकी डिटेल्स मिल जाए, जैसे सोशल मीडिया पर या फिर गूगल वगैरह पर, तो मैं आपको उनकी कहानी पढ़कर या फिर उनके बारे में कुछ आपको बताऊं। लेकिन मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत ढूंढा पूर्ति वैभव खरे जी के बारे में, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई। क्योंकि ये कहानियाँ जो है मैं पत्र पत्रिकाओं जैसे कि कभी मैंने कुछ किताबें खरीद ली और उनसे मैं ये कहानियाँ पढ़कर आपको सुनाती हूँ। क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और स्पेशली जो कहानियाँ लिखी होती हैं वो पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैं वही पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा गूगल वगैरह पर भी नहीं मिल पाया। और पूर्ति वैभव खरे जी की मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं आपको, जो कि बहुत ही सुंदर होती है, छोटी होती है लेकिन बहुत ही मार्मिक भी होती है, कई बार अच्छे संदेश के साथ में भी होती है। तो अगर पूर्ति वैभव खरे जी आप अपनी ही कहानी मेरी ज़ुबान से सुन रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में कुछ बताइए या फिर मुझे मेल करके अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, ताकि मैं अपने जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको आपके बारे में जानकारी दे सकूं। और अब अगर मैं आपकी कहानी पढ़ रही हूं और मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबकी रसोई। सुमन, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे, बाकी का काम हम देख लेंगे। निहारिका जी के कहते ही जी माँ कहती हुई सुमन अपने कमरे की ओर चल दी। तैयार होते वक्त वह यह सोचने लगी, कितना अंतर है उसके और उसकी सहेली सुदीप्ता के ससुराल वालों में। उसके घर वाले कितने सहयोगी हैं और सुदीप्ता के घर वाले मजाल है जो किसी काम में उसका हाथ बटा दें। और रसोई तो जैसे बस सुदीप्ता के लिए ही बनी है। वह यह सोचती हुई तैयार हो रही थी। सुमन ने आज शाम खाने पर अपनी ऑफिस वाली खास सहेली सुदीप्ता को सपरिवार आमंत्रित किया था, इसीलिए घर के सभी लोग काम पर लगे हुए थे। सुमन की सास निहारिका जी सलाद काटने लगी, ससुर जी डाइनिंग पर रखे अनावश्यक सामान को हटाने लगे, पति मुकुल ने नया डाइनिंग सेट निकाला तो सुमन का बेटा फटाफट उसे साफ करने में अपने पापा की मदद करने लगा। बने बनाए गरम खाने पर हरा धनिया डाला जा चुका था, सोफे के कवर वगैरह सब बदले जा चुके थे और यहाँ सुमन भी तैयार होकर आ गई थी। तभी डोर बेल बजी। टिंग टिंग। सुमन के पति मुकुल ने दरवाज़ा खोलते ही बड़ी गर्मजोशी से सबका स्वागत किया। हल्की बातचीत के बाद खाना परोसा गया। सुमन की सास और मुकुल ने सबको खाना परोसा। सुमन, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, इतना स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर तो मैंने पहली बार खाया है। सुदीप्ता की सास दीप्ति जी खाने की तारीफ करते हुए बोली तो सुमन मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया आंटी, लेकिन यह कढ़ाई पनीर मैंने नहीं बल्कि मेरे पति मुकुल ने बनाया है। यह सुनकर दीप्ति जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके यहाँ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेहमान चाहे किसी के भी हो, खाना तो सुदीप्ता ही बनाती और परोसती है। खाना होने के बाद सुमन और सुदीप्ता अपनी अपनी बातों में लग गई और वहाँ निहारिका जी दीप्ति जी को अपना नया घर दिखाने लगी। दीप्ति जी, यह देखिए हमारा मंदिर और यह रही हमारी किचन। दीप्ति जी किचन की ओर देखती हुई बोली, आपका नया घर तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर यह किचन में सबकी रसोई लिखा हुआ क्यों टंगा है? निहारिका जी, क्योंकि हमारे घर की रसोई सबकी रसोई है। दीप्ति जी,
हमारे यहाँ तो रसोई सिर्फ घर की महिलाओं की ही होती है। निहारिका जी बोली, बहन जी, जब आज की बहू बेटियाँ मेहनत करके बाहर की दुनिया अपने नाम लिख रही है तो क्या हम उनका सहयोग करते हुए घर के कुछ काम अपने नाम नहीं लिख सकते? दीप्ति जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी सुदीप्ता बोली, माँ जी, अब चलें, रात हो रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। दीप्ति जी, चलते हैं बहू, जरा 2 घड़ी और बैठ लें। दीप्ति जी की बात पर वह घड़ी की ओर देखती हुई चिंतित हो बैठ गई। सुबह के लिए सब्जी काट कर रखनी है, ऑफिस के लिए साड़ी प्रेस करनी है, पापा जी को दवा देनी है, रात देर से सोई तो सुबह नींद भी नहीं खुलेगी। ऐसी तमाम बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। दरअसल स्त्रियां ऐसी ही होती है, रसोई से निकल कर भी वे मानसिक तौर पर रसोई में ही रहती है। दूध फ्रिज में रखा था ना, बाहर पड़ी सब्जियां खराब तो नहीं हुई होगी ना, कहीं गैस चालू तो नहीं छोड़ आई, आज शाम क्या पकाना है, कल सुबह का नाश्ता क्या बनाओगी? इस तरह के सवाल हर पल उनके साथ में होते हैं। कुछ ऐसी ही सवालों ने सुदीप्ता को भी परेशान कर रखा था। तभी वह कुछ देर बाद फिर से दीप्ति जी से बोली, अब चले मम्मी जी? दीप्ति जी, अच्छा चलो चलते हैं। कुछ ही देर में सुदीप्ता परिवार सहित घर आ गई। आते ही वह हाथ धोकर जैसे सबके लिए रात का दूध गर्म करने को रसोई की ओर बढ़ी ही थी, वैसे ही दीप्ति जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाओ पहले साड़ी बदल लो, तब तक मैं सबके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। सुदीप्ता यह सब देखकर आश्चर्य से भर उठी। उसके बाद जब वह साड़ी बदलकर अपने रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि सुबह की सब्जी उसके पति अतुल काट रहे हैं और उसके ससुर जी भी अपनी दवा ले चुके हैं। वह कुछ कहती इसके पहले किचन की दीवार पर लटके कुछ अक्षरों ने सब जाहिर कर दिया, जो दीप्ति जी निहारिका जी से मांग कर लाई थी, जिस पर लिखा था, सबकी रसोई। तो कैसी लगी आपको पूर्ति वैभव जी की ये बहुत ही सुंदर सी और छोटी सी कहानी, सबकी रसोई? कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।